नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में भारत के शेयर बाजार के अंदर अचानक बैंक के शेयर्स के अंदर तेजी देखी गई। बैंक के शेयर्स के अंदर जब तेजी आई तो तेजी अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनकर आई। सुर्खी कुछ इस तरह से कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और कई हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी रही जिनके शेयर के प्राइसेस में 8% तक की वृद्धि देखी गई। पीएसयू का इंडेक्स जो है वो 3% तक बढ़ा हुआ दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यह कवर हुआ कि भारत की एसबीआई ने मतलब रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट अभी बुक किया। यह अपने आप में बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़ी खबर बनी। यह जो बड़ी खबर थी, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में जब बजट पर चर्चा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री ने देश को सदन के माध्यम से बताया कि अभी भारतीय बैंक जो हैं वो 8 साल के अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर हैं। किस मामले में बेहतरीन स्तर पर हैं? आपने कहा कि भारतीय बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं, उस मामले में हिस्टोरिक लो पर हैं। दैट इज 2.15। सामान्यतया ऐसा होता है कि जब भी कोई नंबर कम दिखाई पड़ता है तो उसमें बड़ी शर्मिंदगी सी लगती है। मेरिट के अलावा अगर बात की जाए, अगर मेरिट में रैंक 1 2 सुनाई दे तो समझ में आती है, 100 बेकार मानी जाती है। लेकिन हम सामान्यतया इस तरह से समझें कि यहां पर एक परसेंटेज की बात हो रही है। अगर यही बात ग्रोथ रेट की रही होती तो एक बुरा साइन होता, लेकिन यहां पर चर्चा थी एनपीए के परसेंटेज की। कहा गया कि भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज गिरकर 2.15 रह गया है, और वो भी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। अब ये साहब एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, बैड लोन्स क्या होते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014 के अंदर बैंक के लिए कहा जाता था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के साथ साथ देश की ग्रोथ के लिए बड़ी चुनौती है, 2018 की खबरों में देखते हैं कि बैंक रिलेक्टेंट टू लैंड टू रियलिटी सेक्टर ऑन राइजिंग एनपीए। जहां बैंक कई सेक्टर्स को लोन देने से इसलिए डरती थी क्योंकि उनके एनपीए ग्रो हो रहे हैं, वहीं अचानक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, भारत की सरकारी बैंक्स और हमारी प्राइवेट बैंक्स के बारे में सुर्खी बनती है कि इनके ग्रॉस एनपीएस घट गए हैं। इसे एक बहुत पॉजिटिव खबर के रूप में लिया जा रहा है। तो आज के सेशन में चलिए इसे ही समझ लेते हैं कि ये एनपीए है क्या, जिसके चलते विदेशों में मूडीज जैसी जो संस्थाएं हैं वो भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर को एक स्टेबल आउटलुक दे रही हैं। उनका मानना है कि भारत की बैंक भविष्य को लेकर बड़ी सुरक्षित चल रही हैं। ऐसा हुआ क्या है? तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बैंक को आसान भाषा में समझते हैं। बैंक का काम होता है आपके पैसे को जमा करना और उस जमा धन से किसी और को कर्ज देना। सामान्यतया बैंकिंग यही थी, उधार और जमा का काम करने वाली एक संस्था। हालांकि आज बैंक उसके अलावा बहुत कुछ करती हैं, चाहे इंश्योरेंस बेचना हो, चाहे आपके स्टॉक्स के लिए काम करवाना हो, लेकिन हाँ, जिनका जिनका पैसा रखा है उनको कुछ ना कुछ और भी वो बेच देती ही हैं। बैंक का लेकिन मेजर काम आपके धन की सुरक्षा करना और उस पैसे को आगे चलकर किसी को लैंड कर देना, यानी कि जमा करेंगे और लैंड करेंगे। ठीक है साहब। इस जमा और लैंड में जो उधार लेने वाले लोग थे, उन उधार लेने वाले लोगों में से कई बार ऐसे भी लोग आए जो उधार तो ले लिए लेकिन वो चुका नहीं पाए। ऐसे में बैंक के एसेट्स को, जो बैंक के पास में कुल जमा धन है, उसको दो भागों में बांटा गया। एक वो जो स्टैंडर्ड है, जो कि सभी को पता है कि रेगुलर तरीके से किसी ने जमा करा रखा है, और एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उधार जो अब तक चुकता नहीं हुआ। जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उधार लिया, लोन लिया, या फिर पहले ही एडवांस जिसे कह रहे हैं वो लिया, और उसे 1 से लेकर 90 दिन के बीच में डिले कर दिया, यानी कि आपकी ड्यू डेट एक दिन ऊपर निकल गई, 1 दिन से 90 दिन तक की अगर ड्यू डेट आगे बढ़ती है, तो इस तरह के लोन्स को बैंक स्ट्रेस्ड एसेट कंसीडर करती है। मतलब लोन उसके लिए एक एसेट है, लेकिन वो एसेट अभी फिलहाल उसके लिए स्ट्रेस्ड है। डर है कि क्या पता चुक आएगा या नहीं आएगा। अगर वो 1 से लेकर 30 दिन के भीतर चुका दिया किसी व्यक्ति ने, ड्यू डेट के निकलने के 1 से 30 दिन के भीतर, तो उसे स्ट्रेस के अंदर 1 से लेकर के 30 दिन की रेंज में, ऐसे में जीरो कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर 31 से 60 दिन का समय लिया तो उसे उसने ऐसे में 1 नाम दिया। बैंकिंग में इस तरह से उधार को कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन किसी ने अपनी किस्तें 90 दिन से ऊपर, ड्यू डेट के 90 दिन के बाद तक अगर नहीं चुकाई, तो बैंक उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये हमारे लिए कमाकर नहीं दे रहे,
ऐसा मान लेती हैं। कमा कर देने से क्या मतलब है? असल में बैंक लोन से ही कमाती हैं। मेजर उनकी आय का सोर्स लोन होता है। जब आपको लोन दिया जाता है तो उसके बदले वो ब्याज वसूलती हैं और मूलधन वसूलती हैं। मूलधन तो आना ही है, लेकिन जो ब्याज है वो उनकी कमाई है, क्योंकि जमा पर वो ब्याज कम देती हैं और जब आपसे वसूलती हैं तो थोड़ा ज्यादा ब्याज वसूलती हैं। इन दोनों का अंतर ही असल में बैंक की कमाई कंसीडर किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैंक 90 दिन तक ना मूल पा रही ना ब्याज पा रही, तो उसे चिंता सताने लगती है कि 90 दिन से ऊपर अब निकल गया, अब ये नॉन परफॉर्मिंग है, यानी इसकी कमाई को अब हम बुक में लिखने से डरेंगे, हमारी कमाई में काउंट नहीं हो रहा है। अब अगर ये 12 महीने तक नहीं आता तो इसे सब स्टैंडर्ड एसेट तक माना जाता है। इस एनपीए को कई कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अगर 12 महीने के बाद भी उस पे ब्याज और मूलधन नहीं आया तो उसे डाउटफुल असेट में बांट दिया जाता है। लेकिन जब बैंक खुद हिम्मत हार हो जाए कि भाई साहब अब तो आएगा ही नहीं, तो उसे लॉस एसेट में मान लिया जाता है कि भाई अब अपने हाथ में नहीं है। यही डाउटफुल से लॉस एसेट बनने की जर्नी बैड लोन्स में कंसीडर की जाती है कि भाई साहब अब चले गए। आपने बैंकिंग के सेक्टर में बहुत से ऐसे किस्से हाल ही में सुने थे, जब बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बिलियनियर्स लोन तो लिए लेकिन चुका नहीं पाए, और जब नहीं चुका पाए तो बैंक की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनसे उम्मीदें करती करती बैंक्स ने अपने यहां पर जो एनपीए है उसका ग्रॉस एनपीए, यानी कि उनके एसेट्स के साथ उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो अनुपात है उसे बहुत बढ़ा हुआ देखा। लेकिन पिछले कुछ समय में, विशेष रूप से वर्ष 2016 से, जब से सरकार के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का कानून लाया गया, दिवालिया करने का कानून लाया गया, ऐसे लोगों को जो लोग लोन नहीं चुका रहे और बिलेनियर्स बने घूम रहे हैं, तब से बैंक का ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटने लगा है। यानी कि ऐसा अमाउंट जो अब तक आ नहीं रहा था वो वापस आने लगा है। क्यों आने लगा है? क्योंकि अब कानूनी रूप से बैंक उन लोगों से, जो कर्जदार, जिनको कर्ज दिया हुआ है, जो लेनदार, जिनको कर्ज दिया हुआ है, जो कर्जा प्राप्त आदमी है, डेटर है, उससे उन्होंने वसूली शुरू कर दी है। वसूली का नकारात्मक शब्द साउंड होता है, वसूली का अर्थ है कि उनकी अब परिसंपत्तियों को, उनकी एसेट्स को बेच करके, जो कोलेट्रल में कभी जमा थी उनको बेच करके, उनके और जितने भी कोलेट्रल्स थे, जो साख थी, उसको बेच करके पैसा वसूलना शुरू हुआ। माल्या जैसे लोगों का जितना पैसा था सरकार ने उसे वसूलना शुरू कर दिया। उससे बैंकों की हालत में फिर से सुधार आना शुरू हुआ। ये एनपीए और एनपीए से जुड़ी हुई बैंकिंग की उपलब्धि थी। एक समय था जिसका बहुत ज्यादा लाभ बैंकों ने उठाया, जब लेनदारों ने उठाया, जब बैंक के द्वारा शुरुआत में एलपीजी रिफॉर्म्स के दौरान बैंकों की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तब एनपीए 4-4 क्वार्टर तक का मान लीजिए, 4 क्वार्टर तक अगर किसी ने नहीं दिया तो चल जाएगा। 2005 में इस व्यवस्था को सुधारा गया। आते आते सरकार को यह एहसास हुआ कि जितने ज्यादा एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, बैंक परफॉर्म ही नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि बैंक को प्रोविजनिंग के तहत पैसा रखना पड़ रहा है। एक समय तो हालात ऐसे आ गए थे 2008 से 10 के बीच में, जब देश के अंदर बहुत सारे घोटाले खुल के आए थे। वो एक ऐसा दौर था जिस समय बैंकिंग सेक्टर में जिन्होंने कर्ज लिया था, वो कर्ज बैंकों को छुपा छुपा के चलना पड़ रहा था। बैंकिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा था। यानी कि दो प्रकार की बैलेंस शीट बना रही हैं बैंक। एक वो जिसमें दिख रहा है कि देखो सर बाकी तो सब सही चल रहा है, अगर कर्ज घुसा देते हैं तो हमारी बैंकिंग बहुत खराब दिखती है। ये स्थिति धीरे धीरे जब इवॉल्व होने लगी, देश के अंदर सरकारों में नीतियों के अंदर संस्थागत परिवर्तन लाना शुरू किया, उस तरीके से जब आगे बैंक बढ़ने लगी, तब यह तय हुआ कि बैंकिंग में असल मुसीबत क्या आ रही है कि जितने भी कर्ज लिए हुए लोग हैं, उनका कर्ज अगर बैंक नहीं वापस ले पाती तो उतना ही पैसा बैंक को अपनी प्रॉफिट से उस कर्ज की एवज में प्रोविजनिंग के तहत रखना पड़ता है। आसान भाषा में करते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपए आपने मुझे दिए थे, मैंने 100 रुपए किसी को उधार दे दिए, लेकिन मेरे पास और भी 50 लोगों से मैंने पैसे लेकर के उधार दे दे करके खुद से 500 रुपए मैंने कमा के रखे हुए हैं, लेकिन मेरा 100 रुपए ऐसे हैं जो डूब रहे हैं, यानी कि उनकी कोई वसूली हो ही नहीं पा रही। तो मेरा जो 500 रुपया मैंने कमाई का निकाल कर रखा था और तरीकों से, उनमें से मैंने 100 रुपया, अब चूंकि ये डूब चुका है, किसी एक्स का लिया था, वाई को उधार दिया, अब चूंकि एक्स तो मुझसे मांगने वापस आएगा ही, तो अपने 500 रुपए के प्रॉफिट में से मैंने 100 रुपए अब इसलिए रख लिए कि कल को ये जब एक्स मांगने आएगा तो मैं इसे दे सकूं। इस प्रक्रिया को बैंकिंग में प्रोविजनिंग कहा गया। इस प्रोविजनिंग के चलते बैंकिंग सिस्टम में
लोन देने में और बैंक की सेहत में बड़ी दिक्कतें आने लगी। आप में से बहुत से लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं कि एनपीए लाने के पीछे का, एनपीए होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं। इंटरनली कोई कंपनी फेल मार जाए, एक्सटर्नल सरकारों की नीतियां बदल जाएं, कई ऐसे फैक्टर होते थे जिनकी वजह से एनपीएस बढ़ते थे, कंपनियां फेल मारती थी, जो लोन नहीं चुका पाते थे वो फिर बैंक के लिए मुसीबत बनते थे, और बैंक में जमा औरों का धन वो औरों के लिए मुसीबत बनता था। क्यों? क्योंकि बैंक अब अपने लाभ को जनता को लोन देने के स्थान पर अब इसलिए बचाकर चल रही थी क्योंकि अब वो उस पैसे से कम घाटा तो बचाए कि साहब चलो जिस आदमी का जमा है उसको तो वापस देंगे। इसके चलते बैंक कमाने के और हथकंडे अपनाती थी, वो ब्याज दरें बढ़ा देती थी, धीरे धीरे बैंकों की साख खराब होने लगी। इन सब से बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ने लगा था। जैसे प्रोविजनिंग का एक उदाहरण मैं हाल ही में आपको दिखाऊं तो दिसंबर में एक न्यूज हाईलाइट हुई थी जिसमें पीएनबी ने 2400 करोड़ रुपए का जो लोन था वो खुद के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया कि चलो भाई अब कोई बात नहीं, अब हमारे लाभ में से ही इसको खराब करते हैं क्योंकि ये पैसा तो आना नहीं। तो बैंकों को असल में अपनी कमाई का जब बड़ा अंश एनपीए के भुगतान में ही खर्च करना पड़ा कि भाई ये पैसा तो नहीं आएगा, उसका अन्य पर असर पड़ने लगा, आप और हम पर असर पड़ने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी उपलब्धियां, हमको जो कम ब्याज दर पर पैसा चाहिए, देश को जो बैंक से लोन चाहिए, लोगों को जो आवश्यक है उनको लोन चाहिए, उनको नहीं मिलता रहा। खैर फाइनली सरकारी प्रयासों से सरफेसी एक्ट आए, धीरे धीरे एक्ट्स के अंदर आईबीसी कोड बनने लगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो बहुत ही निर्णायक माना जाता है, जिससे इसको उधारी को कम करके लाया गया। लेकिन सरकार का एक टर्म यूज हुआ यहां पर, दैट इज जीएनपीए, क्योंकि हाल ही में जो खबर बनकर आई वो है ग्रॉस एनपीए इंडियन बैंक्स का 2.15% तक कम हुआ। ये तो जीएनपीए है क्या? यानी कि जो जितने भी टोटल एसेट्स हैं, मान लीजिए कि 1000 करोड़ का बैंक का एसेट है, उसमें से उसका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 100 करोड़ रुपए का है, तो 1000 का 100 करोड़ 10% हुआ, इसे कहते हैं ग्रॉस एनपीए। लेकिन जो प्रोविजनिंग के लिए पैसा रखा था बैंक ने, प्रोविजनिंग के लिए पैसा कहां से रखती है बैंक? अपने प्रॉफिट में से। तो उस प्रॉफिट को अगर हटा दिया जाए तो उस बैंक के ग्रॉस एनपीए में से अगर उस प्रोविजनिंग के पैसे को हटा दिया जाए तो निकल कर आता है एनएनपीए। यानी कि एनएनपीए है क्या? तो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजन का पैसा हटाने पर। तो एनएनपीए हमेशा कम मिलेगा आपको, जीएनपीए हमेशा ज्यादा मिलेगा। इसलिए सरकार ने आपको जीएनपीए दिखाकर बताया है कि डाउन द लाइन ये कम होता आ रहा है और ये बैंकिंग के अंदर एक बड़ा सुधार है। आसान भाषा में, बैंकों के पास अब ऐसे कर्ज नहीं बचे जिन कर्ज के लिए उसे अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करना पड़े। यही कारण है कि भारत की बैंक बड़ी मजबूत रूप से अब दिखाई दे रही हैं। एक समय जहां बैंकों के फेल होने का डर बना हुआ था, अब इस समय पर बैंक अपनी सबसे सेहतमंद स्थिति की तरफ बढ़ रही हैं और भारत की बैंक को अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। अगर बैंक के इन्हीं एनपीएस को ग्राफ में देखा जाए तो एक समय पर 1998 के अराउंड भारत में एनपीए 14% 2000 के आसपास 16% तक था, फिर 2008 के अराउंड 2% के आसपास आया था, फिर एनपीए 2012 के बाद बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसी घटनाएं इरप्ट होकर आई थी, कई प्रकार के घोटाले बाहर निकल कर आए थे, और बाद में जब ये चीजें निकल कर आना शुरू हुई, जब खुलना शुरू हुआ, माल्या भाग गया और फलाना भाग गया, ये जब नाम सुनने में आने लगे कि नीरव मोदी भाग गया, उसकी वजह से बैंकों के एनपीए बढ़ने लगे। फिर सरकार ने वसूली शुरू करी 2016 का एक्ट बनाकर, आईबीसी कोड बनाकर, और अब जाकर के बैंकों के अंदर 2.15% के आसपास एनपीए निकल करके आया है। एनपीए से कम जीपीए है, मतलब एनएनपीए इस समय पर चल रहा है। जीएनपीए से कम इस समय एनएनपीए चल रहा है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, प्रोविजनिंग के लिए पैसा निकालने के बाद जो बचता है वो अमाउंट फिलहाल के लिए नीचे है। अभी हम फिलहाल जीएनपीए के थ्रू ही बात करते हुए चल रहे हैं। फिलहाल ये अपने पीक से नीचे आया है, जहां 2017 में 11.2% तक चला गया था, वो घटकर 2.2% तक आया है। ये अपने आप में बैंकिंग सेक्टर में इसे एक बड़ी उपलब्धि कंसीडर करते हुए बजट में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी कि आज हमारी बैंकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत है और इसके पीछे सरकार के वो प्रयास हैं जो सरकार ने आईबीसी कोड लाकर 2016 में किए। जब यही बात बाहर आई, इस खबर के बाद में बैंकिंग शेयर्स के अंदर इजाफा देखने को मिला कि लोगों को विश्वास होने लगा कि हमारी बैंक अब सेफ हैं। बैंक सेफ हैं, इसलिए अगर आप बैंक के स्टॉक्स में वृद्धि देखें तो यह गजब वृद्धि हुई। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर कुछ बैंक ऐसी हैं जिन्हें टू बिग टू फेल कंसीडर किया जाता है, जिनमें से एचडीएफसी, एसबीआई, ये वो बैंक हैं कि अगर ये फेल हो गई तो देश की इकोनॉमी फेल हो जाएगी। जो हमारे निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज हो या सेंसेक्स की टॉप कंपनीज हो, उसमें एचडीएफसी का नाम आता है।
ऐसी देश की बैंक जो है इन्होंने बढ़िया यहां पर हाल ही के समय पर, और तो और हमारे एसबीआई ने तो अभी रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, क्वार्टर के अंदर 24.49% का मुनाफा दर्ज किया है। यानी बैंक का अब स्वास्थ्य सुधर रहा है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर कंसीडर की जाती है। और जब बैंक हेल्दी रहती है, बैंक के पास लाभ रहता है, तो बैंक अपने उस लाभ को कमाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया डील करती है। मतलब वो अपने लाभ को उठा करके ट्रेड में लगा देती है, उसका स्टॉक वैल्यू बढ़ने लगता है। खुद बैंक अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी बनकर के ट्रेड कर रही है, तभी तो बैंक निफ्टी को बढ़ता हुआ आप देखते हैं। तो जब बैंक में लोगों का विश्वास बढ़ता है तो ओवरऑल बैंकिंग ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़कर आता है, शेयर वैल्यू बढ़ के आता है, शेयर वैल्यू बढ़कर आता है तो उसका लाभ बढ़ता है। तो देश के अंदर इसे अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक, मतलब कहा तो रिफ्लेक्शन के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, तो हाल ही में बैंक के रिजल्ट्स ने निश्चित ही देश के अंदर एक सकारात्मक भूमिका दी है। और जब बैंक इस तरह से काम कर रही होती हैं तो वो ना केवल खुद के ब्रांड्स के साथ में वैल्यू बढ़ाती हुई चलती हैं, अपितु वो कई प्रकार के और लोगों के फंड मैनेज करती हैं अपनी ब्रांड वैल्यू के आधार पर। जब फंड मैनेज करती हैं तो फिर वो एक म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में भी अपनी कोई ना कोई ब्रांच बना देती हैं और उसमें लोग निवेश करके बढ़िया रिटर्न लेते हैं। जैसे हाल ही के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो एचडीएफसी का एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। अगर आप इसको उठा करके देखें तो ये फंड जब से आया है 1994 से इसका इंसेप्शन हुआ है, एवरेज सीएजीआर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 18% की ये दिखा चुका है। और ये निफ्टी को, ये मतलब बढ़िया से बीट करता हुआ, निफ्टी हाइब्रिड कंपोजिट को, डेट इंडेक्स को, इनको करते हुए ये बैलेंस एडवांटेज फंड 18% का सीएजीआर देता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? इसमें बकायदा इक्विटी और डेट को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करके बैंक अपने बड़े बड़े जो मैनेजर हाउसेज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके माध्यम से इसे मैनेज करती हुई चल रही होती हैं। इससे लोगों को ये अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर पाती हैं कि देखो हम इस तरह से अपने फंड को बढ़ाते हैं, अगर आप भी अपना यहां पर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपका फंड भी बैंक बढ़िया से ग्रो कर कर ले जाती हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि यहां पर पोर्टफोलियो में ये किस प्रकार से निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम एसेट क्लास के हिसाब से बात करें तो ये हेज्ड इक्विटी एक्सपोजर को, हेज्ड अनहेज्ड इक्विटी एक्सपोजर इसके अंदर कितना परसेंट है, मतलब टोटल प्रकार से जो बैलेंस फंड है इनका ये बढ़िया है। फंड ने 32 साल अब तक अपने पूरे कर लिए हैं और ये 15% एनुअलाइज रिटर्न से ऊपर दे चुका है। और लास्ट 3 से 5 साल के अंदर अगर हम बात करें तो 18 से 19% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त फंड है और ये हाइब्रिड फंड होने के बावजूद एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से इस फंड ने एक बड़ा रिटर्न दिया है। तो अल्टीमेटली जब बैंकिंग बहुत अच्छे से चल रही होती है तो बैंक के फंड्स जो मैनेज होते हैं उन पर भी बहुत सकारात्मक असर देखने को मिलता है, ट्रस्ट बढ़ता है, कंपनीज के अंदर उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होती है और उसका एक क्यूमुलेटिव असर होता है। तो आप अगर इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो उसे बहुत ही मतलब समझदारी से, जैसा भी आपका निवेश है उसे करते चलें। अब सवाल यह है कि सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए किया क्या था। सरकार ने असल में 2015 में 4R नीति अपनाई थी। 4R नीति क्या थी? रेजोल्यूशन सरकार ने लिया था, रिकवरी सरकार ने करवाई थी। सरकार के द्वारा 4R नीति अपनाते हुए जिसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी सुधार करने हैं उसमें सबसे पहले एनपीए को पहचाना जाए, जिसे रिकॉग्निशन कहते हैं। फिर उस एनपीए को, बैंक को अगर घाटा हो रहा है तो उसे कैसे रिकैपिटलाइज किया जाए, फिर कैसे एक प्रण लेकर के, रेजोल्यूशन लेकर के, एक प्रस्ताव लेकर के रिफॉर्म लाए जाएं। इन सब स्ट्रेटजी को इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किया गया था और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को टारगेट करके रिजॉल्व करना शुरू हुआ। परिणाम आपके सामने है। बैंक आज बहुत अच्छी स्थिति में फिलहाल के लिए दिखाई दे रही हैं। बैंकों के लगातार 4R स्ट्रेटजी ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से एनपीएस को कम किया है। आईबीसी के माध्यम से जो एनपीए बन गए थे, बैड लोन्स थे, उनको वापस से सरकार ने लिया है। अब सोचकर देखिए, 2014 के इकोनॉमिक सर्वे में एनपीए को परेशानी बताया गया था और आज जब बताया जा रहा है कि 2.15% ही एनपीए रह गया है, तो यह अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यू देता हुआ दिखाई देता है। आपके सामने कुछ बैंकों के आंकड़े रखता हूं। बैंक ऑफ इंडिया, जहां फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बैंक ऑफ बड़ौदा 17,967 रुपए के एनपीए के साथ थी, आज वहां 3,274 करोड़ रुपए का एनपीए है। यह दर्शाता है कि इतना सारा पैसा जो बैंकों के पास वापस नहीं आ रहा था, सरकार ने कोई ऐसा हथकंडा अपनाया
जिससे ये पैसा लौट करके आ गया। ऐसे ही आप दूसरी बैंक बैंक ऑफ इंडिया देखें, 10,000 से 3,000 करोड़ ही रह गया, मतलब कि इनका वो लोन जो वापस नहीं आ रहा था वो वापस आ गया है। बड़ी तरीके से अगर देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, ये तो बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग नंबर है, 18,000 से 3,000 पर आ गए। यानी कि कहां पहले 18,000 करोड़ तक इनका दबा हुआ था, एनपीए हो रखा था, वापस नहीं आ रहा था, अब वो पैसा वापस आ गया है और 3200 करोड़ रुपए ही अब इनका ऐसा है जो बाजार में अभी एनपीए है। ये बैंक के लिए सकारात्मक रूप से देखा जाता है। ये सारे फिगर्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर ना केवल बहुत बड़ा इजाफा दिखाते हैं, जब बैंक में विश्वास बढ़ता है तो बैंक की ग्रोथ भी दिखाते हैं। अब जैसे हमारे देश के अंदर नेट प्रॉफिट अगर बैंक की बात करें तो 24-25 में हमारे बैंकिंग सेक्टर को 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो लाभ है वो 2,52,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। यह अपने आप में 252 लाख करोड़ रुपए के आसपास बढ़ा है। ऐसे ही 5 साल के लिए अगर हम एनपीए की बात करें तो वो लगातार जहां गिरता आया है, वो ऐसा नहीं है केवल प्राइवेट सेक्टर में हुआ है, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में भी गिरता हुआ आया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का मतलब सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों में ही एक साथ चीजें देखी जा रही हैं। यही तो कारण है कि बैंक के स्टॉक्स के अंदर जब ये जानकारी पब्लिक हुई, सदन के माध्यम से देश को पता चला, तो लोगों ने इस बारे में सरकारी रूप से प्रयास तो चल रहे थे, जनता को सदन से जब पता चला, बजट से पता चला, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उनसे पता चला, एसबीआई ने अपना प्रॉफिट बढ़िया बुक किया उससे पता चला, ये सारी खबरें जब क्यूमुलेटिव तरीके से आने लगी और सरकार आने वाले समय में कुछ प्रोग्रेसिव कदम भी ऐसे उठा रही है कि कैसे विदेशी निवेश की सीमा को बैंकिंग के अंदर बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट है कि एफडीआई 49% तक करने की बातें चल रही हैं। ऐसे ही सरकार के द्वारा जो लोन देने का प्रक्रिया है, इसमें कैसे मतलब हाउस बना करके लोन फंड किया जाए उस पर भी बातें चल रही हैं। मतलब किसी एक बैंक का नहीं, एक साथ संयुक्त रूप से लोन को फंड कर दिया जाए, फंड के लिए लोन देने वाले हाउसेज अलग बना दिए जाए। ये सब प्रोग्रेसिव तरीके से बैंकिंग में सकारात्मकता को दिखाते हैं। कुल जमा अर्थ यह है कि इन सब चीजों का भारत के बैंक को हेल्थ के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की बैंकिंग हेल्थ सुधरी है और देश के अंदर जो भी निवेशक हैं बैंकिंग सेक्टर में वो बड़े हैप्पी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। और एक और तर्क जो बैंकिंग के अंदर मैं दे दूं वो ये है कि बैंक का जो पी रेशो है ना, वो अभी एकदम स्काई रॉकेट नहीं हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कमाई के मुकाबले प्राइस बहुत ज्यादा चल रहे हों, बड़ा ही मतलब एवरेज टाइप का, मतलब कुछ टॉप बैंक्स हटा करके अगर हम बात कर लें तो पी रेशो बड़ा लिमिट में है। तो ये भारत की बैंकिंग के लिए एक सकारात्मक कदम देख करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में लोग इन्हें लेते हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। जहां तक बात हो भविष्य की, तो भविष्य को मूडीज मानता है कि बढ़िया स्टेबल है, फाइनेंशियल ग्रोथ रेट भी बढ़िया मानता है, हमारी बैंकों का स्वास्थ्य बढ़िया, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़िया। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको ये एचडीएफसी का ये फंड समझ में आता है, बैलेंस एडवांटेज फंड, तो इसे अवश्य जाकर के चेक करें। फिलहाल के लिए इतना ही।